हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान का भूगोल का टेस्ट नंबर 17 होने वाला है। टेस्ट नंबर 16 तक कल हो चुका था। तो आप ये 16 टेस्ट आपको दे दिया जाएगा लिंक नीचे, जहाँ से आप 16 टेस्ट को दे सकते हैं। और ये 9th-10th क्लास से लिया गया है आपको बिहार टेक्स्ट बुक से। इसीलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। और जिन दोस्तों को अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल, ये दोनों आप जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान का और भूगोल के अलावा आपको पॉलिटी कराया गया है, हिस्ट्री कराया गया है, इकोनॉमिक्स कराया जा रहा है। तो उसको आप जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लूनी नदी किस प्रदेश में बहती है? देखिए, नदी है लूनी नदी। तो ये लूनी नदी जो बहती है दोस्तों, राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में जो बहती है, और ये कच्छ के रण में जाकर के इसका मुहाना बन जाता है। मतलब ये कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है, खो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। तो ये आप जरूर याद रखिए, इसका बहुत बार पूछा गया है कि लूनी नदी का मुहाना कहाँ है। तो कच्छ के रण में। कहाँ बहती है? तो राजस्थान में बहती है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर, कि सांवर, देगना, दिदवाना तथा कूचापन, ये झीलें हैं, ठीक ना। ये 4 झीलें हैं, बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। और ये खारे पानी की झीलें हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी की जो झील है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये खारे पानी की झील है ना। तो ये कहाँ है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश, है ना, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को क्या कहा जाता है? तो यमुना नदी से लेकर के बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक फैले हुए मैदान को कहा जाता है मध्यवर्गीय मैदान या गंगा का मैदान। ठीक है। क्या कहते हैं? मध्यवर्गीय मैदान या गंगा का मैदान। क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसके बीच में ही गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां ही बहती है। अब इसके वजह से ये क्या हो गया है, ये एक बहुत विशाल मैदान का निर्माण हो गया है। इसीलिए इसको कहते हैं मध्यवर्गीय मैदान या फिर गंगा का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, दिल्ली से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब देखिए, दिल्ली जो हमारी भारत की राजधानी है, वहां से लेकर के इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम नया कर दिया गया है प्रयागराज। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और प्रयागराज में 3 नदियां आकर के मिलती है, महत्वपूर्ण नदियां। तीनों नदी के संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। कभी जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक के क्षेत्र को तो ऊपरी गंगा का मैदान इसको कहते हैं। ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको लिया गया है। और जितने भी प्रश्न हैं आपको क्लास 9th एंड 10th बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आप एक एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसे देख ले, है ना। अगर एक बार भी देख लेते हैं, तो आपको लगभग 80% याद हो जाएगा। ठीक है। अगर 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, फिर आप एक भी प्रश्न एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद से, दिल्ली से इलाहाबाद तक के क्षेत्र जो फैला हुआ है, उसको कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा लगभग यहीं से शुरू होता है। ठीक है। और इलाहाबाद होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था 4 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न, कि इलाहाबाद से फरक्का तक क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलाहाबाद से फरक्का, फरक्का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। तो इस बीच वाले क्षेत्र को, यहाँ इलाहाबाद है, यहाँ फरक्का है, तो इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्यवर्गीय मैदान, क्योंकि ये मध्य में आता है, गंगा का मध्य का क्षेत्र है, इसीलिए मध्यवर्गीय मैदान इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, की बिहार के लगभग बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? अब देखिए, ये देखिए बिहार आपका लगभग मैप है। ठीक है। तो बिहार के देखिए बीचों बीच से बहती है आपका गंगा नदी, है ना। गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। तो ये गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है। लगभग बीचों बीच। अब अगर मैप देखिएगा गंगा नदी का, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया गंगा नदी। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्रश्न,
उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? अभी देखिए हम लोग देखें कि बिहार को हम लोग दो भागों में बांटे, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो अब कह रहा है कि उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नदियां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आपको। 2 से 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में फिक्स है नदी से। तो नदी आपको अभी कराया जा रहा है, तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो है आपको, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट ये क्रम दिया गया है और क्रम ही एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। महानंदा जो नदी है ये बिहार के सबसे पूर्वी छोर पे है ना। बिहार के किधर है? बिहार के सबसे पूर्वी छोर पे है महानंदा नदी, ठीक है। और ये बांग्लादेश यानी सॉरी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से ये सीमा बनाती है। तो ये यहाँ पे है महानंदा नदी। इसके पहले जस्ट कोसी नदी, फिर कमला नदी, फिर बागमती, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक नदी। तो ये क्रम से आपको यह ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहा जाता है शोक आखिर बिहार का? क्योंकि ये नदी जो है ना, ये नदी अपने रास्ता मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। मतलब अभी बह रही है ऐसे या तुरंत बहने लगेगी, ऐसे ऐसे बहने लगेगी। इसमें धाराएं काफ़ी तीव्र होती है। इसके वजह से ये मतलब बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति पहुंचाती है। इस वजह से इसको कहा जाता है बिहार का शोक नदी, ठीक है। कोसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए बिहार का शोक यहाँ पूछा गया। अगर पूछे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, यानी बंगाल का शोक भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंगाल का शोक कहते हैं आपको दामोदर नदी को, है ना। तो ये भी याद रखिए, बिहार का शोक तो हो गया कोसी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ बहती है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, ठीक है। तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, छाड़न झील, दलदल, चौर, भूमि का विस्तार उत्तर बिहार में किस कारण हो जाता है? अब देखिए छाड़न झील का निर्माण होता है। एक झील होता है जिसका नाम दिया गया है छाड़न झील। दलदली इलाका, चौर भूमि का विस्तार जो होता है उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आने की वजह से होता है। जब बाढ़ आती है वहाँ तो बहुत अनेक प्रकार की झीलें का निर्माण हो जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है और चौर भूमि का विस्तार हो जाता है। तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये ध्यान में रखना है और ये नदी के वजह से होता है, नदी से निर्माण इसका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि बिहार की दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां आपको बताना है। अभी हम लोग पढ़े थे उत्तर बिहार की, अब बताना है दक्षिण बिहार की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो दक्षिण बिहार में उतनी ज़्यादा प्रमुख नदियां नहीं है, लेकिन उत्तरी बिहार में बहुत प्रमुख प्रमुख नदियां। दक्षिण बिहार में ज़्यादा प्रमुख नहीं है। दक्षिण बिहार में है एक महत्वपूर्ण नदी है, वो आपका सोन नदी है। दूसरा है पुनपुन नदी और तीसरा है फल्गु नदी और चौथा है आपको चानन नदी, है ना। सोन नदी जो निकलती है दोस्तों, ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक से के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो चल जाती है हमारा पश्चिम की ओर, एक चल जाती है उत्तर की ओर और एक चल जाती है हमारा पूरब की ओर। तो ये जो आपको आया इधर पश्चिम की ओर, इसको कहते हैं नर्मदा नदी और जो उत्तर की ओर चल जाता है इसको कहते हैं आपको सोन नदी, ठीक है। और देखो फल्गु नदी, यही फल्गु नदी के किनारे आपको बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी को कहा जाता है निरंजना नदी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और चानन नदी, ये सब नदियां जो है आपको दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो ध्यान में रखना है दक्षिण बिहार की नदियां और उत्तर बिहार की नदियां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। अब देखिए द्वीप तो आपको पता है कि द्वीप का मतलब होता है जैसे ये कोई स्थान है और इसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, तो इसे कहा जाता है द्वीप। तो ये बन गया है नदी के द्वारा। ये नदी देखिए बह रहा था, ये नदी बह रहा है और बीच में कोई आ गया टीला जैसा, या फिर बीच में कोई स्थान आ गया, जमीन आ गया, ठीक है। और इस पे आज लोग रहने लगे। तो ये माजुली द्वीप है। अब ये माजुली द्वीप किस नदी पे बना हुआ है? तो बहुत बार पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ है? तो ये आपको असम राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? असम राज्य में है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। देखिए इससे एक प्रश्न और बनता है कि दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप बताना है आपको। ये तो था सबसे बड़ा नदी द्वीप, एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी नदी द्वीप, तो उसका नाम है उमानंद। तो ये अगर ये आपको किताब में नहीं दिया गया है, अगर आपको
जानना है, अगर आपको थोड़ा-सा नॉलेज ज़्यादा लेना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए उमानंद जो है ये दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप है और ये भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है और ये भी आपको असम राज्य में ही है। ठीक है? तो इतनी बातें आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 12 नंबर प्रश्न है, नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय, अब नदियाँ कहाँ से निकलती है? पर्वतों से ज़्यादा करके नदियाँ निकलती है। तो पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर, अब देखिए हिमालय का ये शिवालिक है, शिवालिक मतलब सबसे दक्षिणतम छोर। तो शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे-बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए गए हैं। अब कह रहा है तो इस निक्षेप को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा था पर्वत। अब पर्वत पर से नदियाँ निकलती हैं तो क्या करती है? न पर्वत पर से जब चढ़ेगी तो इसका धारा क्या होता है? काफ़ी तीव्र होता है। नदी की धारा काफ़ी तीव्र होने की वजह से यहाँ जितने भी पत्थर है, कंकड़ पत्थर, है ना? तो बड़े-बड़े पत्थरों को ये तोड़ते हुए चलती है और ला कर के यहाँ पे क्या करती है? जमा कर देती है। ठीक है? यहाँ नीचे जमा कर देती है और तो वही कह रहा है कि यहाँ एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसी पट्टी में क्या हो जाते हैं, बड़े-बड़े पत्थरे आकर के मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं और इसी जमा किए हुए पत्थरों के निक्षेप को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भावर प्रदेश कहते हैं। ये आपका वीवीआई है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता कि भावर क्षेत्र होता क्या है? तो इसी को कहते हैं दोस्तों भावर क्षेत्र। फिगर के माध्यम से समझिए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो ये था हमारा भावर प्रदेश, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भावर प्रदेश, अब भावर प्रदेश तो समझ गए, अब उसके आगे चलिए। भावर प्रदेश में छोटी-छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो देखिए अभी आपको बताया कि ये नदियाँ निकलती है पर्वतों पर से और ये हो गया भावर प्रदेश का निर्माण हो गया, ठीक है? और भावर प्रदेश में इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर हो जाते हैं कि यहाँ नदियाँ पता ही नहीं चलता कि इस नदी यहाँ है या नहीं है ना? तो लुप्त हो जाती है किंतु जब इन पट्टियों के दक्षिण में फिर ये दक्षिण में नदियाँ जब धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, नदियाँ की सरिताएँ मतलब धाराएँ उनकी सरिताएँ मतलब धाराएँ पुनः प्रकट हो जाती है। आगे बढ़ कर के ये नदियाँ की धारा क्या हो जाती है? पुनः प्रकट हो जाती है और नाम नाम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। सॉरी, नाम यहाँ नहीं होगा, है ना? यह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, इसे क्या कहा जाता है? जब ये आगे बढ़ती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, तो इसे कहते हैं दोस्तों तराई प्रदेश, है ना? जब ये नदियाँ यहाँ भावर प्रदेश से आगे बढ़ती है, तो सिंपल समझिए इसे कहा जाता है तराई प्रदेश। ये भी आपको एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले भावर प्रदेश का निर्माण होता है, फिर बाद में तराई प्रदेश का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका 14 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बने गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या समझना है, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये नदियाँ तो बह रही है, ठीक है? नदियाँ बह रही है और नदियाँ बह रही है तो नदियों में अगर किसी वर्ष बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और ये आपका क्या है स्थल है, यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया, ये ऊंचा क्षेत्र था, यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया और नदी बीच से निकल गई, ठीक है? तो ये ऊँचे जो क्षेत्र हैं इसी को कहा जाता है आपको बांगर प्रदेश, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाने के वजह से ये क्षेत्र क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है ना? ये उपजाऊ कम हो पाता है क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ पहुँचता है, क्योंकि बाढ़ के पानी में क्या होता है? बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसकी वजह से वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। लेकिन यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाया, है ना? जब 3-4 साल बाद ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तो यहाँ पहुँच जाता है इस नदी का पानी। लेकिन अगर डेली हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है तो इसे कहते हैं बांगर प्रदेश। और जिस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, जैसे ये निचला इलाका है, तो निचला इलाका में जल बाढ़ का पानी क्या हो रहा है? यहाँ पहुँच रहा है, जल पहुँच रहा है, तो इसे कहेंगे खादर प्रदेश। तो ये दोनों प्रदेश आप याद रखें, जहाँ पानी पहुँचेगा उसे खादर प्रदेश कहेंगे और जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा बाढ़ का पानी प्रति वर्ष, उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। खादर प्रदेश जो होता है ये बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होता, इसीलिए इसका नाम रख दिया खादर प्रदेश। मतलब इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें खुद पहले से ही खाद आ चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर।
15 प्रश्न है कि जो निचले मैदान हैं, अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुँचकर नई मिट्टी जमा कर देती है, उसे क्या कहेंगे? तो खादर प्रदेश कहेंगे। अभी आपको बता दिए, मतलब यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का पानी क्या हो रहा है? पहुँच रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मैदान है, ये क्या होगा? बहुत ही उपजाऊ होगा और इसको कहते हैं खादर प्रदेश। तो ये वर्ड याद रखें, ये नाम याद रखें और समझ कर याद रखें, क्योंकि समझ कर याद रखिएगा तभी आपको याद रहेगा। याद कीजिएगा, रट कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। और दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। और ये क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आपको क्लास 9th एंड 10th से लिया गया है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है, अगर फेसबुक पेज लाइक करते हैं तो यहाँ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतना आप सर्च कीजिएगा अपने जो फ़ेसबुक चलाते हैं तो ये सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ये सिर्फ़ लाइक करना है और कुछ नहीं करना है। लाइक कर दीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि दक्षिण का पठार। अब है क्वेश्चन कि दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना? तो दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पर्वत है, अगर ये देखिए भारत का मानचित्र अगर देखा जाए, ये देखिए लगभग दक्षिणी भारत का मानचित्र है, तो यही जो त्रिभुज की आकृति का आपको दिखेगा नीचे वाला क्षेत्र, है ना, जो मैं बना रहा हूँ, ये त्रिभुज की आकृति का, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना भूमि का अंश है। गोंडवाना के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी जो सातों महादेश आपस में मिले हुए थे, तो नीचे वाले भाग यानी दक्षिणी भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, उत्तरी भाग को कहा जाता था अंगारा लैंड। तो यही गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है, मतलब बहुत ही पुराना हिस्सा। जब पृथ्वी बनी थी तो उसी समय से ये ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है, मतलब पठारी इलाका है, मतलब यहाँ टूट फूट की क्रिया बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए पठारी इलाका है, ठीक है। तो इसकी आकृति आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी आकृति है दोस्तों त्रिभुजाकार, तो याद रखिएगा। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो मैंने ये भी बताया था कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके 3 ओर जल हो और 1 ओर स्थल हो, है ना? अब जैसे देखिए 3 ओर जल है ना, इधर जल अरब सागर, इधर जल हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी और नीचे जल हो गया हमारा हिंद महासागर। तो इससे घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? और ऊपर से क्या है? स्थल है। इससे घिरे हुए क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? अब कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति थी त्रिभुजाकार, इसकी औसत ऊंचाई आपको बताना है। तो इसकी औसत ऊंचाई कैसी कितनी है दोस्तों? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है ये आपको 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 600 से 900 इसकी औसत ऊंचाई आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 17 नंबर। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन-सी पहाड़ियाँ हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके उत्तर में जो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है, ये आपको गुजरात में थोड़ा-सा फैला है, ज़्यादा आपको राजस्थान में है और ये दिल्ली तक चला गया है, ठीक है? दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, ये भी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है और उसी पे ये बनाया गया है ना? रायसीना हिल पे, जो भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? रायसीना हिल पे बनाया गया है। और ये विंध्याचल और आपको सतपुड़ा श्रेणियाँ, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की पहाड़ियाँ है, तो याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का अधिकतर भाग किस पठार के अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है ना, इसका जो अधिकतर भाग है ये आपको मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा का पठार जो है ये बहुत बड़ा पठार है और अधिकतर भाग जो आता है उच्च भूमि जो है ये प्रायद्वीपीय, यहाँ पे देखिए आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मैप है तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा मालवा का पठार और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये है आपका मालवा का पठार जो अधिकतर भाग में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा देखिए यहाँ पे है सतपुड़ा, ये यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा के नीचे है आपको सतपुड़ा पर्वत और इसके नीचे है आपको ताप्ती नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये है सतपुड़ा और यही सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये आपका भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है दोस्तों, तो ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और ये कहाँ है? तो
पंचमढ़ी पहाड़ी पे, ठीक है। इसका जो बड़ा भाग है वो पंचमढ़ी पहाड़ी है, वहीं है आपको धूपगढ़, ठीक है। याद रखिएगा धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है आपका 21, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। अब देखिए छोटा नागपुर, नागपुर आगे, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार जो है मेन रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जो सबसे अधिक भाग इसका फैला हुआ है वो है आपका झारखंड। कहाँ फैला हुआ है? मेन रूप से झारखंड में फैला हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका भाग बिहार में भी है, थोड़ा बहुत भाग इसका चला गया है उड़ीसा में, थोड़ा बहुत भाग चल गया है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि वो सब पड़ोसी राज्य हैं। तो जो ये पठार है मेन रूप से आपका झारखंड में फैला हुआ है, महत्वपूर्ण रूप से झारखंड में फैला हुआ है, तो याद रखिए छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22 कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई। ये बात आपको याद रखना है, सभी पठार का औसत ऊंचाई पूछा जाता है, हिमालय की, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है, छोटा नागपुर की। तो जो मेन मेन पठार है उसका औसत ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है। तो 600 मीटर है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर की हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई। तो हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। हजारीबाग की पठार भी कहाँ है? तो ये भी आता है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ? ये सब सभी पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। तो आप झारखंड जाइएगा, तो अगर झारखंड के आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा झारखंड, ठीक है। तो ये झारखंड में मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ की ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई आपको एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? तो पारसनाथ की पहाड़ी की जो सब ऊंचाई है ये 1365 मीटर है, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है, 1365 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? अभी आपको बताया था कि सतपुड़ा के उत्तर में है नर्मदा नदी, है ना, उत्तर में नर्मदा नदी, और बीच में है सतपुड़ा, और दक्षिण में है आपका ताप्ती नदी। तो ये एग्जाम में आपको बहुत बार घुमा फिरा के इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि सतपुड़ा के पूछ देगा दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। उत्तर में नर्मदा नदी। सतपुड़ा कौन सी दो नदियों को विभाजित करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती किस घाटी से होकर के बहती है? तो भनंस घाटी से होकर के बहती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण करती है या फिर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती से बहुत क्वेश्चन बनता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको इससे बनता है, और सभी मैं धीरे धीरे करके बताते रहूंगा। तो ये दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर कि कौन सी दो प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी अभी आपको बताएं, नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी का अर्थ क्या होता है? जैसे कि ये कोई स्थल है, स्थल है तो इसके बीच वाला जो स्थल है ये कट करके किसी किसी मतलब जैसे भूकंप के या फिर कोई और गतिविधियों की वजह से अगर ये धंस गया और नीचे चला गया, बीच वाला भाग नीचे चला गया, या फिर दोनों साइड वाला भाग ऊपर उठ गया, तो इससे जो स्थलाकृति का निर्माण होता है इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। और इससे जो नदियां बहती है वो कैसी होती है? तीव्रगामी नदी। तीव्रगामी का मतलब बहुत तेज धारा होता है इसमें, और तेज धारा होने की वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है ना। धारा इसका बहुत तेज है, जितना इसके अंदर मलबा है वो मतलब अपने मुहाने पे ले जा करके आगे की ओर धकेल देती है, और वहाँ ज्वार आती है, समुद्र में ज्वार आता है और अपना सारा मलबा लेकर के समुद्र में चला जाता है। तो इसी को कहते हैं ज्वार नद मुख, है ना। ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। तो वो दो कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अभी आपको बताए थे दक्षिण में गुजरात, है ना, दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये फैला हुआ है। तो ये आपको क्षेत्र याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपको लिया गया है बिहार स्टेट 9th 10th बुक से, ठीक है। ये क्लास 9th में आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में कहाँ तक है? दिल्ली तक। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल पे स्थित है। ये रायसीना हिल जो है ये अरावली पर्वत का ही भाग है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर की अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, नाम तो पर्वत है, लेकिन ये क्या हो गया है दोस्तों? टूट फूट क्रिया की वजह से बहुत ही छोटा हो गया है। मैंने ये बनाया फिर ये बनाया, मतलब ये हमारा क्या है? पर्वत है, और ये टूट फूट की क्रिया की वजह से क्या हो गया? छोटी हो गई है ना। मतलब ये हवाओं के द्वारा, मनुष्य के
क्रिया के वजह से यानी और भी प्राकृतिक वजह से ये क्या हो गया, धीरे-धीरे टूटते-टूटते ये छोटा हो गया है, ठीक है? और इसकी जो औसत ऊँचाई है बची है मात्र 300 मीटर बची है, ठीक है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वत की औसत ऊँचाई 300 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए वीवीआई है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है ये है आपका गुरु शिखर, ठीक है? क्या नाम है? गुरु, नाम ही है गुरु मतलब सबसे ऊंचा है, ठीक है? तो ये माउंट आबू में है, कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो कहाँ है? माउंट आबू में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तीनों बातें आप याद रखें। और ये भी दोस्तों राजस्थान में है, ठीक है? कौन, अगर राज्य पूछा जाए तो ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक बार अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो आपको बताए थे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, बीच में दोनों को विभाजित करती है। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और कितना आप लोग को सही किए, कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जिन जिन दोस्तों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और फेसबुक पेज भी लाइक करें, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको और भी प्रोवाइड कराया जाता है नोट्स, तो यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप